लोगों को लगता है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन वही है कि आजकल बच्चे इंग्लिश सॉन्ग पसंद करते हैं, इंग्लिश मूवीज पसंद करते हैं। क्या हमारे पोएट्स को सोशल इश्यूज पे, सामाजिक उस पर बोलना चाहिए? जी बिल्कुल बोलना चाहिए। मन करता मिलन की आस है, तो इसमें हम इस चीज को कैसे समझा जाए कि कवि की कल्पना है क्या चीज? जरूरी नहीं है कि प्यार का मतलब एक ही है। What exactly do you mean by this title जीवन धारा? मतलब वो मेरी लाइफ की सच्चाई है। उसमें जीवन धारा में मेरी एक कविता यूथ पर मैंने लिखी थी। क्या यही बनेंगे नवयुग के आधार, देखकर दिल दहल रहा है बार बार। श्रृंगार में आपकी फेवरेट पंक्तियाँ? सुहानी शाम के मंजर दोबारा फिर नहीं आते, वो होकर दूर भी हमसे इन आँखों से नहीं जाते। Welcome to the Power of Grace with गरिमा and I'm your host गरिमा। शब्दों की आज की महफिल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां कविता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज का एपिसोड समर्पित है हिंदी साहित्य की और कविताओं की खूबसूरत दुनिया को। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी कवित्री जिनकी रचनाएं दिल को छू जाती। अल्फाजों में छुपी होती हैं कहानियां और कहानियों में छुपा होता है दिल का सच। इसी सच को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं स्वाति गोयल। वेलकम मैम एंड थैंक यू सो मच। आप आज यहाँ पर अपना टाइम निकालकर हमारे साथ आए और सबको अपने मन की बात बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। स्वाति जी, आज आप हमारे सभी दर्शकों को बताएंगे कि आपके जीवन में कविता की लेखन की शुरुआत कब और कैसे हुई? जी बिल्कुल, ये मैंने लिखना कॉलेज टाइम में शुरू किया, तब मन में भाव आते थे, तो तब से ही मैंने लिखना शुरू किया है। ओके, तो इस बात को ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया है? इस बात को तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया था। तब थोड़ा लिखा था कॉलेज टाइम में, लेकिन उसके बाद फिर गैप हो गया और अब मैंने कोविड टाइम से फिर इसको कंटिन्यू किया है। ओके, तो आपको कुछ याद है आपकी पहली लेखन राइटिंग जो थी वो किस टॉपिक पर थी? हाँ बिल्कुल याद है। जो मेरे को बचपन से भाव आते थे वो मुझे अंगदान के लिए आते थे, तो मेरी पहली कविता मैंने अंगदान लिखी थी अपनी। मतलब ऑर्गन डोनेशन? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, डोनेट करने चाहिए, तो वो एक कविता समाज को संदेश देती है कि हमें अपने ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए आफ्टर डेथ। आपको उस कविता की कुछ पंक्तियां याद है? जी बिल्कुल। कविता की पंक्तियाँ स्टार्टिंग कुछ इस तरह से है कि मन में उठी है एक छोटी सी इच्छा, जिसको पूरी करने की मांगती हूँ मैं भिक्षा। चाहती हूँ करना उन लोगों को मैं अंगदान, आ रही हो जिनके जीवन में मुश्किलें तमाम। सो ये पूरी कविता है, तो इस में यही संदेश है कि हम सभी को अंगदान करना चाहिए। तो मतलब आप अपने अर्ली चाइल्डहुड डेज से पोएट्री को लेकर काफी अट्रैक्टेड थी, या ऑल ऑफ द सडन आफ्टर टीनेज ये इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ? नहीं, बचपन से तो नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज टाइम से मुझे मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने तब मन में विचार आने लगे, भाव आते थे, तो मैं थोड़ा सा तब मैंने लिखा था। तो आपकी जो एजुकेशन है वो भी मतलब लिटरेचर और हिंदी साहित्य इसी में ही रही है? नहीं, मेरी एजुकेशन हिंदी साहित्य में नहीं है, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ। ओके, तो मतलब ये तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है एकदम से कॉमर्स बैकग्राउंड से और हिंदी लिटरेचर में। बिल्कुल। तो इस जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, मतलब कैसे इतना ड्रास्टिक चेंज और आपने कैसे कोप अप करा इसके साथ? इसमें वही है कि मतलब यहाँ मैंने अपने सिर्फ भावों को लिखा है कविता के रूप में, तो मुझे नहीं लगता वहाँ मेरा कॉमर्स का स्टूडेंट होना या कुछ है, मतलब उससे कुछ इफेक्ट नहीं किया। यहाँ मैंने अपने सिर्फ भावों को ही पन्नों पे उकेरा है। तो मतलब आपकी फैमिली में भी लिटरेचर या साहित्य को थोड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, या किसी ने आपको इंस्पायर किया उस जर्नी के लिए, या ये सिर्फ आपके मन की ट्रू फीलिंग्स हैं? ऐसा क्या रहा? नहीं, ये मेरे मन की ही फीलिंग्स हैं सारी, और एक एक वर्ड्स मतलब मन का बिल्कुल सच्चाई वाला जो हम फील कर मैंने किया हर कविता में। तो मतलब हर कविता को मैंने जिया है,
मैं यही कहना चाहूंगी कि हर कविता को मैंने जिया है और वो मेरे बिल्कुल सच्चे भाव हैं, जैसे आते गए और वो मैं लिखती गई बस। अगर उसके लिए मैं कुछ कहना भी चाहूंगी कि ये पन्ने ही तो हैं जो कुछ नहीं कहते, जब दिल में हम भाव रख नहीं पाते, किसी से कुछ कह नहीं पाते, मन के भाव किसी को कह नहीं पाते, उस समय ये पन्ने ही हैं जो साथ निभाते, पन्ने ही हैं ये साथ निभाते। तो जैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड दूसरा है और फैमिली में भी आपने बताया ऐसा कोई नहीं है हिंदी लिटरेचर से, तो कभी किसी ने आपको ऐसा नहीं बोला कि ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो या इसमें अपनी एजुकेशन पे फोकस करो, इसमें क्या टाइम अपना लगा रहे हो आप? नहीं, एजुकेशन के टाइम पर तो मैंने बहुत ज़्यादा लिखा ही नहीं था। ओके। तो तब तो किसी को पता भी नहीं था कि मैं लिख भी लेती हूँ या मेरा लिखने में भी इंटरेस्ट है। उस टाइम तो किसी को पता ही नहीं था। हाँ, जो मैंने प्रॉपर थोड़ा सा लिखना शुरू किया वो मैंने बस तब से लिख रही हूँ, लेकिन ऐसा घर वालों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, कहा कि क्यों लिख रहे हो या क्या, तो वो उन्होंने सपोर्ट ही किया कि जो लिख रहे हो अच्छा लिख रहे हो। आपके घर पे भी ऐसा वो नहीं था, मतलब मे बी आपकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ और होगा, सर्विस बिजनेस कुछ भी, आपकी भी एजुकेशन थी, तो अगर इफ यू हैव नॉट बीन अ पोएट, अगर आप पोएटस नहीं होती तो आप किस फील्ड में अपना करियर चूज करती? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में बहुत रहा है। ओके। तो अगर मैं कविताएं नहीं लिखती तो मैं एज ए शेफ अपना करियर में चूज करती। ओके, तो आपने कभी इसके लिए ट्राई करा कुछ? हाँ, कुछ कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करती थी घर में, मुझे क्योंकि अच्छा लगता था, चॉकलेट मेकिंग वगैरह ये सब चीजें मेरा इंटरेस्ट रहा है। ओके। आपकी जो रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है जीवन धारा, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दिस टाइटल जीवन धारा? क्या ये टाइटल मतलब आपकी लाइफ में किसी इंसिडेंट से रिलेटेड है? आप किस चीज से आपने इसका टाइटल जीवन धारा रखा? क्या क्या मतलब समझे हम इसका? मतलब जीवन धारा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड कविताएं हैं, तो ऐसा नहीं है मैंने स्पेशली किसी कविता को या टॉपिक को सोच कर लिखा हो, तो मतलब जैसे मेरे भाव आते गए लाइफ में, मैं महसूस करती गई मतलब जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ या मतलब जो महसूस कर रही हूँ, तो वो मैंने लिखना शुरू किया। तो मतलब वो मेरी लाइफ की सच्चाई है उसमें, तो मुझे लगा जैसे जैसे मेरे जीवन चल रहा है, जीवन की धारा बह रही है, वैसे मैंने अपनी कविताओं को उसमें लिखा है। तो आपकी बुक जीवन धारा में से कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के सबसे करीब हो या जिसको आपने फुल इमोशन से लिखा हो, जो सबसे पहली कविता, आप कुछ भी पंक्तियां हमें सुनाना चाहेंगी? देखिए, वैसे तो मेरी पहली कविता अंगदान की ही थी, जो मैंने सबसे पहले लिखना जब शुरू किया था कॉलेज टाइम में। बाकी जीवन धारा में जो कविता है वो स्टार्टिंग जैसे मैंने कोविड में लिखना शुरू किया था, तो कोविड में के ही जो उस समय स्थिति चल रही थी सारा, तो उस पे ही लिखी थी। तो उसकी कुछ लाइंस जैसा मुझे याद है कि शाम अब तो तेरा ही सहारा, तेरे बिन हम निर्गुण बेसहारा, तो यही लाइंस शाम बाय लॉ कृष्णा। जी बिल्कुल जी। ओके ओके, ये कोविड टाइम पे बिकॉज ऑफ द जी, सिचुएशन बिल्कुल, कोविड में बिल्कुल, कैसी बिल्कुल, थी? जी। नाइस नाइस। तो और जीवन धारा में से ऐसी कोई कविता जो आपके दिल के सबसे करीब हो? जीवन धारा में मेरी एक कविता यूथ पर मैंने लिखी थी। आजकल के यूथ को देखकर मैं समाज को एक संदेश देना चाहती थी यूथ के लिए, तो उसका टाइटल यही है कि नवयुग के स्तंभ। ओके जी, तो कुछ लाइंस मैं उसकी बात सुनाना चाहूँगी कि क्या यही बनेंगे नवयुग के आधार, देखकर दिल दहल रहा है बार बार। तो मैंने कुछ एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ मैंने कुछ यूथ इस तरह के देखे कि अपने आप से वो अंदर से मेरे वो शब्द निकल गए कविता के। तो उसमें कुछ मैंने ऐसे लिखा था कि हाथों में बढ़ रही हैं सिगरेट ज़्यादा, शरीर पर हो रहे हैं वस्त्र कम, जुबां पर आई है अभद्र शब्दों की बाढ़, क्या यही करेंगे नव भारत का निर्माण, क्या यही करेंगे नव भारत का निर्माण। तो ये एक वाली कविता मुझे बहुत पसंद है, जो एक संदेश भी देती है हमारे यूथ को। तो जैसे हिंदी साहित्य में
हमारा यूथ जो भी आपने अपनी कविता भी सुनाई विच इज वेरी ट्रू, आजकल बहुत सी जगहों पे ऐसा हो रहा है और आई थिंक सोशल मीडिया पे हम सब देख ही सकते हैं ऐसा सब कुछ, इट्स वेरी कॉमन। तो उन बच्चों के लिए, उस नव युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जिससे, और एक एज अ पोएट सर आप क्या बताएंगे कि हिंदी साहित्य का फ्यूचर क्या है? देखिए, आजकल के यूथ को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, थोड़ा मतलब नशा वगैरह ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। और बाकी हिंदी कविताओं का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कविताएं कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने मन के भाव लिख रहे हैं, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि देखिए हिंदी साहित्य को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ। आजकल के जो कम एज में शायरी लिख रहे हैं या कविताएं लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनकी कविताएं सुनकर। दैट्स वेरी ट्रू। मैं रिसेंटली एक कवि सम्मेलन में गई थी, जब बुक फेयर होता है ना दिल्ली में, तब एक छोटा था, तो उधर छोटे तकरीबन 6 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों का एक लाइव शो चल रहा था। और उसमें वाकई छोटे छोटे बच्चों ने भले 2-2 लाइन, 4-4 लाइन, और कई बच्चों ने तो 2-2, 3-3 पैराग्राफ लिखे थे, जो कि बहुत इंस्पायरिंग थे। एंड वो हमारी मातृभाषा हिंदी में ही थे। तो ये आपने अच्छा बोला कि बच्चे बहुत इंस्पायर तो हो रहे हैं, पर कैसे हम और यंग जनरेशन को और ज्यादा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंग्लिश, जो कि लोगों को लगता है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्टेंस, जबकि हिंदी हमारे देश में काफी हद तक, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, बहुत अच्छे से यूज होती है। तो फिर भी वो बोलने में शर्म आती है, जबकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज वही है, बचपन से हमने वही बोली है। तो ऐसे में इन बच्चों को कैसे कैसे हिंदी उसकी तरफ और अट्रैक्ट किया जा सकता है? व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दैट? देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें अब लेकिन वही है कि आजकल बच्चे इंग्लिश सॉन्ग पसंद करते हैं, इंग्लिश मूवीज पसंद करते हैं देखना ज्यादा। तो अब वही है कि घर में हम लोगों को उनको अच्छी बुक्स ला के देनी चाहिए हिंदी कविताओं की या हिंदी स्टोरीज वगैरह, जो तो जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो उसमें। तो मातृभाषा पे भी मैंने लिखा था कि खो गई है अब तो माथे की बिंदी, आती नहीं कुछ की जुबां पे हिंदी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। प्रॉब्लम यही है ना कि वो इंग्लिश भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, वो इंग्लिश बन गया है, तो वो उनको खुद नहीं पता वो इंग्लिश बोल रही है कि हिंदी बोल रहे हैं। तो इस भटके हुए युवा के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए कि एटलीस्ट एक चीज को अपनी मातृभाषा में तो कम से कम पारंगत हो वो। जी बिल्कुल, क्योंकि घर में मैंने देखा है बहुत लोग, कम से कम पेरेंट्स को घर में बच्चों से हिंदी में ही बात करें। अपने संस्कार उन्हें दें हिंदी में, तो शायद फिर वो, क्योंकि कुछ पेरेंट्स मैं देखती हूँ घर में भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, तो वो उनको नहीं पता, फिर वो तो वही लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो उनको तो यही पता है कि यही हमारी लैंग्वेज है। तो लेकिन ठीक है, हम सब्जेक्ट है इंग्लिश, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ट्रू, बहुत अच्छा है। अगर जो भी यंग बच्चे इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्लीज फॉलो। हिंदी हमारी मातृभाषा है, वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट। हमें इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए बोलने में। जैसे आप अभी अपनी बुक जीवन धारा के बारे में बता रही थी, आपको कितना टाइम लगा था टोटल ये सारी कविताएं लिखने में? और मतलब जब आप लिख रही थी तो आपका डेली का रूटीन कैसा होता था कि बस उठते कविता ये सब, या नहीं, लाइफ बैलेंस क्या था? लाइफ बैलेंस ये था कि ऐसा नहीं है कि मैं सारे टाइम कविताएं लिखती थी, क्योंकि कविताएं मैंने कभी भी सोच कर नहीं ऐसे लिखी, जिस टाइम भाव आए। कभी कभी तो रात में भी, आधी रात को भी नींद खुल गई, उसी समय भाव आ रहे हैं तो मैंने उसी समय लिख लिया। या खाना बना रही हूँ मैं, रोटी बना रही हूँ और उसी समय मुझे लग रहा है कि नहीं इस टाइम वर्ड्स आ रहे हैं, तो मैंने वहीं किचन में अपनी कॉपी रख ली और मैंने वहीं लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मैंने लिखा है। तो मैंने कभी भी अलग से टाइम नहीं दिया। अपने रूटीन में वो जब आ रहे होते थे वर्ड्स, बस तभी उनको लिख लिया। तो थॉट्स पहले पेपर पे लिखती थी आप, या थॉट्स पहले आपके मन में आते थे? नहीं, वो तो मन में ही भाव आएंगे, उसके बाद ही पेपर पर जाएंगे वो भाव। एग्जैक्टली। मतलब आपके ऊपर व्यूअर्स का, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया पर
अपने ओपिनियन किसी पे देना बहुत कॉमन है, लोग नेगेटिव भी बोलते हैं और पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो आई थिंक नेगेटिव बोलते हुए लोग सोचते नहीं है कि ये किसी के ऊपर कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, विच इज आई थिंक इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छी बात नहीं है हम अपनी फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव वर्ड्स में किसी और के ऊपर निकाल रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई पॉजिटिव आपके ऊपर रिव्यूज आते हैं या नेगेटिव भी आते हैं, तो आप उनके ऊपर अपनी क्या रिएक्शन देते हो? नहीं, देखिए पॉजिटिव में तो वही है कि और खुशी मिलती है कि हम और लिखने के लिए हमें प्रेरणा मिल रही है कि नहीं हमें और लिखना चाहिए। लेकिन नेगेटिव में भी मैं बिल्कुल कूल रहती हूँ। मेरे को देखिए सबके अपने अपने विचार है, क्योंकि मुझे लिखना पसंद है, जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी पसंद हो। तो हर इंसान अपने राय देने के लिए स्वतंत्र है। हाँ। पर मैं मतलब मेरे पे उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मुझे लिखना पसंद है, मैं लिखूंगी बस। क्या हमारे पोएट्स को सोशल इश्यूज पे, सामाजिक उस पर बोलना चाहिए? जी बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि कवि ही समाज का आईना होते हैं और उनके अंदर ही वो पावर है कि वो अपना संदेश कविताओं के माध्यम से समाज को दे सकते हैं। बिल्कुल लिखना चाहिए। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे याद है जब मैं 9th में पढ़ती थी तो हिंदी की हमारी 2 बुक्स लगती थी, स्वाति और पराग। तो एक में तो स्टोरीज होती थी और एक में सिर्फ पोएम्स होती थी। तो उसमें ना हमें एक एग्जाम में वो लिखना होता था, कोई पोएम आई, एक स्टैंजा आ गया उसका, तो उसमें कवि की कल्पना के बारे में हमें पूरा बताना होता था। तो ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। जैसे आप अपनी किसी भी कविता का एक स्टैंजा अगर आप हमें सुना सकती हैं। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बसंत पर लिखी थी। Okay. तो उसमें यही था कि हर तरफ उत्सव और उल्लास है, मन भरता मिलन की आस है। हर तरफ उत्सव और उल्लास है, मन भरता मिलन की आस है। शब्द कर रहे हैं हट खेलियां, शब्द कर रहे हैं हट खेलियों। कवियों की कल्पना रही जाग है, कवियों की कल्पना रही जाग है। देखो देखो आया बसंत है। मतलब जैसा लोग कहते हैं कि बसंत के टाइम पर कवि कवियत्री ज्यादा और मतलब उनके माइंड में ना और ज्यादा कल्पनाएं आने लगती हैं, फूलों की, इसकी, उसकी, कोयल की, भंवरों की, मतलब उनकी कल्पनाएं जाग जाती हैं। बसंत ऋतु एक स्पेशल वाइब देकर आती है। हाँ। कविताओं के लिए, हाँ, कवियों के लिए एक स्पेशल वाइब्स, तो उस टाइम वो और ज्यादा अच्छा लिखते हैं। दैट्स ट्रू। बट जैसे कवि की कल्पना अब आपने इसमें जो दूसरी लाइन बोली, क्या थी वो दूसरी? मन भरता मिलन की आस है, शब्द कर रहे हैं हट खेलियां, कवियों की कल्पना रही जाग है। हाँ, मन करता मिलन की आस है। तो इसमें हम अब कवि की कल्पना क्या है ये तो कवि जाने। मेरे जैसा कोई होगा वो सोचे मिलन की आस है, वो अपने किसी प्यारे से, किसी से हो सकता है, एक माँ के लिए अपने बच्चा हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, किसी भक्त के लिए भगवान हो सकते हैं। तो इस चीज को कैसे कैसे समझा जाए कि कवि की कल्पना है क्या चीज? नहीं, कवि की कल्पना वो जो भी सोचकर लिख रहा है ये तो वो ही जाने। हाँ, तो उसके माइंड में क्या है, उसने किसको फोकस पे रख कर वो कविताएं लिख रहा है या क्या है, ये तो वही बता सकता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि प्यार का मतलब एक ही है। प्यार तो वो किसी भी फूल पत्तियों से भी हो सकता है, बच्चों से भी प्यार है, माता पिता से भी प्यार है, तो वो तो किसी भी बुक से भी प्यार है। प्यार तो प्यार है। प्यार तो प्यार है, बिल्कुल। और ये तो वैसे ही फरवरी को कहा जाता है मंथ ऑफ लव है। लेकिन मैंने उस पर भी कुछ लिखा था कि क्या सच में आई है ऋतु ये दिल की, क्या खिल रही है पंखुड़ी सबके दिल की। क्या दिल की पंखुड़ी खिलने के लिए सच में किसी ऋतु का इंतजार है करती। तो मुझे नहीं लगता कि फरवरी मंथ में ही दिल की सारे पंखुड़ी खिलती हैं। अगर प्यार है तो वो फिर पूरे साल है। है तो मतलब है, खाली वो किसी एक डेट का या मंथ का मोहताज नहीं है प्यार। ट्रू,
True. होना भी नहीं चाहिए, ये वैलेंटाइन पूरे साल होना चाहिए। पूरे साल होना चाहिए। वैलेंटाइन डे तो वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज का लाया हुआ एक वो है, मार्केटिंग प्रोपेगेंडा आप समझ सकते जी, हैं, जी, बट बिल्कुल। हमारा देश तो भारत देश कभी भी इस चीज का मोहताज नहीं रहा। नहीं, तो जैसा भी आपने बोला कि कवियों को सोशल इश्यूज पे बिल्कुल बात करनी चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा इशू है, सोशल इशू, सामाजिक इशू जिसे कहा जा सकता है, जो जिस पर आप बात करना चाहती हैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप सबको अपना संदेश देना चाहती हैं? देखिए, समाज सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आजकल कविताओं को हम जैसे कैंसर पेशेंट्स के साथ मिलकर हम उन लोगों को सुनाते हैं, उनको खुशियाँ देते हैं कुछ पल की, अपने गीत सुनाते हैं, उनके साथ हम अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उस समय लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया। जैसे कि मेरी वो फर्स्ट कविता है अंगदान, तो उससे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करूंगी कि उन लोगों को देखकर मुझे लगता है कि वहाँ मन में वही विचार आते हैं कि हम लोगों को अंगदान करना चाहिए। तो कहाँ कब किसकी क्या चीज काम आ जाए, किसको हम जीवन दे दें, मतलब यही देना चाहती हूँ समाज को मैं संदेश, जीते जी कर लो अंगदान जैसा काम विशेष। अभी तो जी रहे हैं सांसों के साथ, फिर जिएंगे सांसों के निकल जाने के बाद। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे यही लगता है कि समाज को ये कविताएं संदेश देती हैं और उनको खुशियाँ देती हैं। इट्स वेरी नाइस कि आप मतलब कैंसर पेशेंट्स के लिए भी आप काम करती हैं एज अ पार्ट ऑफ योर सोशल वर्क कैंपेन, और आप ऑर्गन डोनेशन के लिए भी करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी, 94 में जब ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी, तो उसके बाद उनका पहला एडवर्टीजमेंट जो आया था वो आई डोनेशन के ऊपर ही आया था। ओके। जिसमें उनकी आंखें बहुत खूबसूरत है, उनकी आईज पे स्पेशल फोकस था। तब आई थिंक मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो तब मुझे पहली बार जाके पता लगा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, तो मेरी मदर ने मुझे समझाया था कि ऐसा हो सकता है। और ये मुझे तभी बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज लगी कि हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें दुनिया देख सकती हैं किसी और के माध्यम से। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। और जैसा आपने अभी बताया कि आप ऑर्गन डोनेट के लिए ऑलरेडी फॉर्म वगैरह फिलअप कर चुकी हैं। जी बिल्कुल, मैंने अपना ऑर्गन्स डोनेट कर दिए हैं आफ्टर डेथ कि अपनी तरफ से तो मैंने फॉर्म फिल कर ही दिया है। अब बाकी तो देखिए घर वालों की मर्जी है, उस टाइम वो कितना कैसी रियल टाइम हाँ, सिचुएशन है, क्या करेंगे, वो अब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। बट इट्स वेरी इंस्पायरिंग। इनफैक्ट ये डिटेल्स मैं आपसे लेकर इस पॉडकास्ट के बायो में भी डालूंगी कि अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स में इंटरेस्टेड है फॉर द ऑर्गन डोनेशन, तो वी विल गिव यू ऑल ऑफ द डिटेल्स कि हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर। बिल्कुल बिल्कुल। इस कविता में कुछ लाइन्स ये भी मैंने लिखी हैं कि नहीं चाहती बनकर रह जाना मैं राख, चाहती हूँ मरकर भी जीना मैं मरने के बाद, हो सकता है किसी का जीवन आबाद, मत करना मेरे अंगों को मेरे बाद तुम बरवाए। तो पूरी कविता में यही संदेश है कि हमें ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए। वेरी वेरी नाइस इनिशिएटिव। क्योंकि कविताएं खाली मनोरंजन नहीं, हम एक उसमें एक संदेश भी होना चाहिए, जो हमें लगता है कि सामाजिक भी कविताएं हमें लिखनी चाहिए, समाज को जो संदेश दे। वेरी नाइस। और आपने जैसे कैंसर पेशेंट्स के बारे में बताया, तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, वो सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। तो मुझे अच्छे से याद है कि वो जब कीमियो वगैरह करवा कर आते थे, उनके बॉडी मार्क्स और किस तरह की पेन से वो, उनके लिए बैठना तक मुश्किल होता था। वो स्पेशल एक डॉक्टर्स ने उनको कुछ क्वेश्चन बोला था जिस पर वो बैठते थे, और वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। और जैसे वो रात रात भर दर्द से चिल्लाते थे, तो यू आर एसोसिएटेड विद कैंसर पेशेंट, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज वेल, बिकॉज आई हैव सीन माई ग्रैंडफादर सफरिंग फ्रॉम द सेम। वो जो दर्द होता है ना, मतलब अभी तक मेरे जहन से नहीं निकल पाए बिल्कुल भी। तो वेरी नाइस, आई एम सो इंस्पायर्ड। देखिए, हम अगर किसी को किसी भी उससे खुशी दे सकते हैं तो वो हमें देनी चाहिए।
अगर हमारी कविताओं से सामने वाले को अच्छा लग रहा है तो वो हमें करना चाहिए। तो जैसे आप यूर अ फीमेल पोएटेस और अभी आपकी एक बुक भी आई है, तो डू यू थिंक इस साहित्य की दुनिया में एक मेल पोएट को और एक फीमेल पोएट के एक अलग टाइप के चैलेंजेस हैं? अलग टाइप के चैलेंजेस इतना नहीं है, बस हाँ हम लोगों को थोड़ा सा अपना घर का देखना, या हम कुछ ऐसा कभी कभी हम ऐसा भी लिख देते हैं कि जिसमें कुछ चीज़ें उठती भी हैं, सवाल भी उठते हैं कि ऐसा क्यों लिख दिया, ये तो नहीं लिखना चाहिए था। लोगों की ईगो बहुत हाई है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा कुछ कविताओं में मैंने लिखा भी था इस तरीके का, जैसे अब वही है, सबके अपने विचार होते हैं। एक बार मैंने ऐसे ही दुल्हन के लिए लिख दिया था कुछ, ओके कि आजकल दुल्हनें तरह तरह के फूलों से हैं सजी, रह जाएंगी बनकर एक दिन पुरानी अखबार सी रद्दी। तो इस टाइप की कभी कभी बस वही है, जैसा मूड होता है कभी कभी खराब भी होता है, तो ऐसा कुछ लिख दिया जाता है जिस पे लोगों के क्वेश्चंस भी उठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर तरह का ही जब लिखती हूँ। श्रृंगार ज्यादा लिखती हूँ वैसे मैं। ओके। श्रृंगार ज्यादा लिखती हूँ। हाँ। जो श्रृंगार में आपकी फेवरेट पंक्तियां? श्रृंगार में काफी हैं। एक मेरा मुक्तक है जो काफी पसंद करते हैं सर। सुहानी शाम के मंजर दोबारा फिर नहीं आते, वो होकर दूर भी हमसे इन आँखों से नहीं जाते। सुहानी शाम के मंजर दोबारा फिर नहीं आते, वो होकर दूर भी हमसे इन आँखों से नहीं जाते। कहीं क्या हाल इस दिल का, कहीं क्या हाल इस दिल का, बुला ना गए उन्हें चाहे बुलाए वो नहीं जाते, बुला ना गए उन्हें चाहे बुलाए वो नहीं जाते। वेरी नाइस, वेरी Thank नाइस। you. तो आपको इतना टाइम हो गया, और आपका खुद का पर्सनल फेवरेट लेखक कवि कौन है? देखिए कवि में तो मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को बहुत सुनती हूँ। ओके। बाकी लेखक का है ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो मेरे को याद है, मेरी हिंदी की टीचर ने क्लास में हमें बताया था कि ये हिंदी साहित्य के 4 स्तंभ हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने स्पेशल लिखवाया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और निराला उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखवाया था क्योंकि उनकी कविताएं, उनका लेखन सबसे निराला होता था, इसलिए उनको एक टाइटल दिया गया था, निराला। तो इनमें ये सब भी आपके फेवरेट है? जी जी बिल्कुल। आपके हिसाब से हिंदी और इंग्लिश पोएट्री में क्या डिफरेंस है? कि मैं हिंदी कविताएं लिखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी कविताएं डायरेक्ट दिल को छूती हैं, इंग्लिश कविताएं मुझे नहीं छूती, ऐसा मुझे लगता है। आपका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जिनको भाई इंग्लिश कविताएं पसंद है सुनना, उनको छूती है होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी कविताएं डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं किसी के भी मन पर। बिल्कुल। तो जैसा आपने अभी बताया आप श्रृंगार के ऊपर लिखती हैं, तो श्रृंगार मतलब बेसिकली क्या जॉनरे है, ये है क्या, अगर इसे आम भाषा में हमें समझना हो तो? देखिए आम भाषा में श्रृंगार का मतलब वो नहीं है जो हम लाली लिपस्टिक लगाते हैं, ये यहाँ पर इसका मतलब वो नहीं है। यहाँ मतलब है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए क्या लिखती है, उस टाइप की जो शायरी या उस टाइप के जो गीत होते हैं, हमारा उससे मतलब है श्रृंगार से मतलब। विरह से मिलन तक के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विरह से जब कोई किसी से बिछड़ जाता है। हाँ। तो इसमें से आपके श्रृंगार में से जो आपकी फेवरेट पंक्तियां हैं वो आप हमें सुनाना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। अभी मैंने एक जल्दी में एक गीत लिखा है, तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। काश मिलते नहीं तुम, ना मुलाकात होती, सूनी मन की ये बगिया न गुलजार होती, सूनी मन की ये बगिया न गुलजार होती।
न मिलते नैन न आँखें चार होती, न लब पर शिकायत फिर हजार होती। भरता नहीं दिल यूं थम थम के आहे, भरता नहीं दिल यूं थम थम के आहे। धड़कने फिर नयों बेताब होती, धड़कने फिर नयों बेताब होती। तो ये उस गीत की कुछ पंक्तियां हैं। तो मतलब आपको अपने राइटिंग करियर में आपके साथ या आपके जो पोएट दोस्त हैं उनके साथ ऐसा कभी महसूस हुआ है कि आजकल बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, किसी और का राइटअप पोयम या लेखन कुछ भी चुरा कर जिस पे कॉपीराइट नहीं है वो अपने नाम से पब्लिश कर दे कुछ, तो ऐसी सिचुएशन आपके पास कभी आई है? नहीं, मेरे पास तो नहीं आई, लेकिन हाँ मैंने लोगों को देखा है कि जो और कवि लोगों की या कवित्री की कविताएं पढ़ते हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ही चाहे हमें आगे बढ़ने के लिए अपना ही, हम चाहे जैसा भी लिख रहे हैं फूटा फूटा, हमें वही लिखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कवि सम्मेलन में अगर हम किसी और कवि की बोल रहे हैं और बता दे कि हम इस कवि की बोल रहे हैं, वो तो फिर भी एक सही चीज है। हाँ। लेकिन अगर किसी और का कॉपीराइट नहीं है, बहुत से कवि होते हैं जो अपना लिख लिख के रख देते हैं, कॉपीराइट नहीं करवाया, ठीक है, तो अगर उनका कोई लेखन चुरा ले तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? नहीं, कॉपीराइट कराना चाहिए उनको, और मतलब मना करना चाहिए कि नहीं, मतलब उनको एथिकल तो नहीं है, एथिकल तो नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत से मतलब उनको ऑथर्स को मैं भी फॉलो करती हूँ जो ओनर सोशल मीडिया पर उनके वो हैं, उन्हीं के लेखन में कैरेक्टर्स के नाम चेंज करके कहानी को वैसे कर कर अपना नाम लेकर वो कर दिया, तो एथिकल तो नहीं है और आई थिंक करना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कोई भी पोएट क्या मतलब क्या उसको लीगली हेल्प लेनी चाहिए या पर्सनल लेवल पे सॉर्ट आउट करना चाहिए? नहीं, पहले तो पर्सनल लेवल पर ही करना चाहिए कोई भी काम। मुझे तो किसी भी उसके लिए यही लगता है कि जितना आपस में बैठ के चीजें अगर सॉल्व हो सकती हैं तो वही करना चाहिए। ओके जी, ओके। तो आप ये जब सब लिखते हैं अपना राइटअप वगैरह, तो हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क लाइफ, मतलब लेखन के और अपनी पर्सनल लाइफ आप कैसे बैलेंस करते हैं अपने परिवार को? नहीं देखिए, लेखन में मैं एक्स्ट्रा तो अभी मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, बस जिस टाइम भाव आए उस टाइम लिख दिया, या फिर अगर कहीं जाना होता है तो देखिए लेडीज के लिए तो है कि हम अपना घर का काम तो कराते हैं, लेकिन यह है कि घर वालों का उसमें पूरा सपोर्ट रहता है कि हाँ भाई जो आप बना के जा रहे हो हम शाम को भी वही एडजस्ट कर लेंगे। एक नॉर्मल जो होम मेकर पर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं तभी बनाना जरूरी है, या सुबह ही तैयारी करके मैं अगर चली गई तो वो सपोर्ट करते हैं। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है आपके? हाँ, हम 3 लोग हैं, हस्बैंड और बेटा। ओके, तो आपका बेटा अभी छोटा है या बड़ा है? नहीं, मेरा बेटा बड़ा है, बीटेक कर रहा है। ओके, बड़ा है। हाँ। ओके, आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आपका इतना बड़ा बेटा है। थैंक यू। तो मतलब उसको तभी आपने अभी शायद पहले बोला था कि आपने बीच में छोड़ दिया था, तो आई थिंक वो अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपने ऐसा करा होगा, लेखन छोड़ दिया फिर कोविड टाइम पे दोबारा। जी बिल्कुल, जब वो छोटा था तब मैं उस टाइम नहीं लिख पाती थी, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो मुझे लगा अब मेरे पास टाइम है, मुझे अपने भावों को मैं पन्नों पर उकेर सकती हूँ, तो बस तब से मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब एक जैसे बहुत से कवि होते हैं, जैसे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी को आप देख लीजिए, उनकी हर एक लेखन में एक दर्द होता है, थोड़ा सा मतलब सैड सी स्टोरीज होती हैं मोस्टली उनकी, वो एक दर्द को एक आम आदमी की जिंदगी को व्यक्त करते हैं। तो आपको लगता है कि एक पोएट बनने के लिए जिंदगी में दर्द होना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दर्द होना जरूरी है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि हाँ, जिस दिन मेरा मूड कुछ ठीक नहीं होता है, मैं परेशान होती हूँ, उस दिन ज्यादा अच्छी कविता लिख पाती हूँ। तो इन अ वे आप सपोर्ट कर रहे हो कि थोड़ा सा
एक में होना जुमला मतलब मैं तभी लिखने के बारे में सोच पाती हूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है तो मैं ध्यान भी नहीं आता लिखने की तरह। मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि जब जब थोड़ा सा माइंड मेरा अपसेट रहा है उस टाइम मेरी अच्छी कविता निकली है मेरे अंदर। तो एंगर फ्रस्ट्रेशन की जगह भावनाएं एक तेज में लिखने के बाद बहती मन हल्का हो जाता है, बहुत खुशी मिलती है कि कुछ अच्छा पॉजिटिव नोट पर एंड हुआ। ओके, तो मतलब यू डू एग्री? मतलब बहुत टाइम हो जाता है लिखे हुए, तब तो लगता है कि किसी को बोल ही दूंगी यार आज मेरा मूड ही खराब कर दो, कुछ तो मैं लिखी हूँ। तो मतलब जरूरी होता है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ओके, अंदर से वर्ड्स तभी निकलते हैं मेरे, तो तभी निकलते हैं जब वो होता है। नाइस। जो सफलता है वो आपके लिए प्रसिद्धि है या संतोष है? देखिए सफलता प्रसिद्धि तो के लिए तो मैं नहीं करती कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं या कुछ है। हाँ संतोष जरूर है मेरे में कि हाँ मुझे कविताएं लिखकर खुशी मिलती है। मतलब कविताएं ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी है कविताएं, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि जब जब दूर हुआ मुझसे मेरा ही मन, तब तब इन कविताओं ने बाहें फैला किया आलिंगन। कैसे दूर हो जाऊं मैं इन कविताओं से, इन्हीं ने तो नई राह दिखाकर किया मुझे खुद में ही मग्न, किया मुझे खुद में ही मग्न। वेरी नाइस। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर राइटिंग्स। तो मतलब मुझे कविताएं अपनी जीवन ही लगता है कि कविताओं के बिना नहीं है, कुछ नहीं है लाइफ में। तो ये कविताएं आपके लिए जीवन है या आपकी साधना है? देखिए जीवन बना तब उसी के साथ साधना से ही बना। जब हम लिखते हैं तो उसमें डूब जाते हैं किसी काम में, तो जब हम उसमें डूबने लगे तो अच्छा लगने लगा, बस फिर उसके बाद जीवन बन गई ये कविताएं साधना के साथ साथ धीरे धीरे। और स्वाति जी, क्या आप रिवॉर्ड्स को या आपको जो भी रिकॉग्निशन मिलता है उसको आप इम्पोर्टेंस देते हो? जी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि पुरस्कार हमें प्रोत्साहन देता है, हमें मोटिवेट करता है और अच्छा लिखने के लिए। हम खुशी मिलती है हमें कि अब हम और बेहतर लिखें और बेहतर लिखने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि जैसे एक छोटा बच्चे को हम एक टॉफ़ी देते हैं, वो खुश हो जाता है उसके अच्छा काम करने पर, उसी तरह हमारे लिए सर्टिफिकेट्स होते हैं कि जो हमें आगे और लिखने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। तो पुरस्कार होना चाहिए जिससे प्रोत्साहन मिले। ओके। तो मतलब जैसे आपने बुक लिखी, आपके सॉन्ग्स भी हैं, आप सॉन्ग लिखती हैं, आप छोटी छोटी कविताएं लिखती हैं और आपकी बुक प्रिंट हुई अभी, तो इस और रिवॉर्ड्स भी मिले आपको, रिकॉग्निशन मिला लोगों में, आपके फॉलोअर्स बढ़े, सबने अपनी अपनी वो रिव्यूज दिए, तो इन सब के बाद आप अपने आप को सेम हम्बल पर्सन कैसे रखती हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल कूल रहती हूँ, जैसे मैं पहले थी वैसे ही मैं अभी भी रहती हूँ। बस थोड़ा सा जो मुझे अपने अंदर बदलाव दिखाई दिया, वो बदलाव भी मैंने अभी कुछ पंक्तियों में उतारा है कि पहले मैं थोड़ा चुप रहती थी, तो अब वो मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बोलने लगी हूँ जब से मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, मंच साझा करना शुरू किया। तो वो जो मैंने लिखा वो कुछ इस तरह से था कि अब तुम में तुम मुझे पहली सी वो तुम नहीं दिखती, अब तुम में तुम मुझे पहली सी वो तुम नहीं दिखती, न पलकें हैं झुकी झुकी न लत पर खामोशियाँ दिखती, अब तुम में तुम मुझे पहली सी वो तुम नहीं दिखती, बदले हैं सब नज़ारे न आँखों में है अब इशारे, बदले हैं सब नज़ारे न आँखों में है अब इशारे, खो जाती थी जो मुझ में वो अब मुझ में नहीं मिलती, खो जाती थी जो मुझ में वो अब मुझ में नहीं मिलती। तो मुझे लगता है बस मेरे अंदर ये बदलाव ज़रूर आया है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर आगे भी कभी कोई बदलाव इस तरह से आएगा। मैं जैसी थी मैं वैसी ही रहूँगी, बिल्कुल कूल, कोई भी किसी तरह का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चेंज आएगा। ओके। तो आपकी ये बुक जीवन धारा, वी ऑल नो के अमेज़न पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है।
आई वांट टू आस्क ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन कि आपकी नेक्स्ट बुक क्या होगी, क्या आप उस पर काम कर रही हैं अभी या हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा? नहीं, काम तो मैं कर रही हूँ नेक्स्ट बुक पर। जैसे जीवन धारा में बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने कविता, उस समय तो बस कुछ ऐसे सोचा ही नहीं था, बस कलेक्शन हो गया, लिखती थी और उसी लिए हर तरह की कविताएं थी। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि अब जो बुक आएगी हो सकता है वो श्रृंगार पर ज़्यादा हो। श्रृंगार पर, क्योंकि मैं अब ज़्यादा लिख रही हूँ मुक्तक, मेरी या गीत वगैरह, शायरी, कुछ गज़ल वगैरह एक दो जैसे, तो वो मुझे यही लगता है कि मेन जो श्रृंगार पर रहेगी आने वाली, और उस पे काम हो ही रहा है, मैं लिख रही हूँ। तो श्रृंगार से आप अपनी कुछ फेवरेट पंक्तियां हमें एक बारी जाते जाते सुनाना चाहेंगी? श्रृंगार की तो क्या, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम अपने किसी सपने को पूरा करने चलते हैं और उस समय जब हमारे अपनों का साथ होता है या उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है, तो उस समय कैसे विचार आते हैं मन में। तो तब मैंने लिखा था कि हो गया फिर मेरा हल्का हल्का सा मन, हो गया फिर मेरा हल्का हल्का सा मन, ऐसी हुई उनकी दिल पे छुअन, ऐसी हुई उनकी दिल पे छुअन, हो रही थी जब उनमें थकन, आई कहाँ से फिर मचलती पवन, कर गई जो जीवंत सपनों को मेरे, कर गई जो जीवंत सपनों को मेरे, देखते थे कभी जिनको मेरे नयन, देखते थे कभी जिनको मेरे नयन। तो जब हमारे अपनों का आशीर्वाद मिला तो हाँ, मेरे सपने पूरे हुए। तो उस समय मैंने ये वाला गीत लिखा था जो मुझे बहुत पसंद है। सो स्वाति जी, थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ पर आए हमारे गेस्ट बनकर, आपने अपने कीमती समय हमें दिया, उसके लिए दिल से आभार है। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ आवर व्यूअर्स कि आप जाते जाते कोई ऐसी पंक्तियां जो आपके दिल के सबसे करीब हो वो हम सबको सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल। अभी एक श्रृंगार का मैंने मुक्तक लिखा था, काफ़ी पसंद किया लोगों ने, काफ़ी सराहा उसको, तो मैं वो सुनाना चाहूँगी। कैसे उस पर कोई गीत रचूं मैं, कैसे प्यार में डूबे शब्द गढ़ूं मैं, कैसे उस पर कोई गीत रचूं मैं, कैसे प्यार में डूबे शब्द गढ़ूं मैं, दे दिया जिसने इन अल्फाजों को साज, दे दिया जिसने इन अल्फाजों को साज, कैसे उसको अपना मनमीत लिखूं मैं, कैसे उसको अपना मनमीत लिखूं मैं। ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये। थैंक यू सो मच स्वाति जी, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला आज, हम दिल से इसका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार आपके लिए, एक कवित्री को हम इससे ज्यादा हम कुछ सोच नहीं सकते, ये माँ सरस्वती का छोटा सा विग्रह आपके लिए उपहार स्वरूप। बहुत ही अच्छा उपहार आपने दिया, थैंक यू सो मच, कि एक कवियत्री के लिए इससे अच्छा कोई उपहार हो नहीं सकता। तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैंने सरस्वती माँ के लिए ही लिखी थी। सुनना चाहेंगे? कि सरस्वती माँ का करती हूँ मैं वंदन, और आपका करती हूँ मैं दिल से अभिनंदन, कर रही हूँ नाम लेकर मैं तेरा आगाज, दे देना कंठ को मेरे तुम सुरीला साज, दे देना कंठ को मेरे तुम सुरीला साज। तो बहुत बहुत आभार इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला एंड वी होप टू सी यू सून अगेन। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much for watching The Power of Grace with Garima. This is your host Garima और आज हमारे साथ थी एक हिंदी पोएटेस और इसी तरह की और वीडियोस अलग अलग जॉनरे पर हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।